वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद आईआईटीएन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। तो पहले जान लेते हैं एक्चुअली ग्रीन केमिस्ट्री है क्या। ऐसा है क्या कि एनवायरनमेंट में हम लोग सब कुछ ग्रीन पेंट कर देंगे तो ग्रीन केमिस्ट्री बन जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। या फिर ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करेंगे मतलब वो ग्रीन केमिस्ट्री हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, प्लांटेशन जरूरी है और वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ग्रीन केमिस्ट्री कुछ अलग ही है। ग्रीन केमिस्ट्री ऐसा एक पार्ट है जो कि एनवायरनमेंट को केमिकल पॉल्यूशन से पूरा बचा सकता है। ग्रीन केमिस्ट्री ऐसा ही पार्ट है जिससे हम लोग जो केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें ग्रीनर अप्रोच इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है या फिर ग्रीन केमिस्ट्री है क्या, यही चीज के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये ग्रीन केमिस्ट्री, ये जो टर्म है ना, ये आया कहां से। देखिए, पहले साइंटिस्ट ट्रेवर क्लेज 1978 में एक्चुअली ये प्रपोज किया था, या फिर ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रपोज किया था उन्होंने, कि जो भी केमिस्ट है उनको एक एक्चुअली एक काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोसेस ढूंढना चाहिए जिससे कि हम लोग जो डेंजरस सब्सटेंसेस या फिर बोल सकते हैं डेंजरस रिएक्टेंट्स, डेंजरस प्रोडक्ट्स, डेंजरस कंडीशंस यूज कर रहे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए, उसको चेंज करना चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोसेस डिजाइन करना चाहिए। उस प्रोसेस को चाहे तो हम लोग रिडिजाइन कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन उनका ये जो सपना था ये हकीकत में कन्वर्ट हो ही नहीं पाया। तो एक्चुअली हुआ क्या, 1990 में एक्चुअली साइंटिस्ट पॉल एनास्टस ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रीन केमिस्ट्री का, ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में। और उसके बाद ही 1991 में पॉल एनास्टस में फर्स्ट टाइम ये ग्रीन केमिस्ट्री टर्म का उद्घाटन किया। तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली ये ग्रीन केमिस्ट्री टर्म यूज हुआ 1991 में, और इसीलिए पॉल एनास्टस को फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री बोला जाता है। और आपके साथ मैं हूँ सुदीप नंदी, एन आईआईटी बॉम्बे एलमनी। आज हम लोग मेनली इस क्लास में डिस्कस करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में, देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, what are the barriers or limitations of green chemistry, और finally benefits of applying the green chemistry। जो भी नया व्यूअर्स मेरे चैनल में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री डेफिनेशन मतलब क्या है, हम लोग जो केमिस्ट्री कर रहे हैं ना या फिर केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं थ्रू ग्रीनर अप्रोच करना है। इसका भी मतलब क्या है, मतलब केमिस्ट्री में बहुत सारा रिएक्शंस होता है या फिर बहुत सारा केमिकल प्रोसेस भी होता है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें बहुत सारा रिएक्टेंट्स आखिर में अपने बीच रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस हो सकता है, वो टेम्परेचर, प्रेशर, डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है। तो इसमें से जो रिएक्टेंट्स के बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो हैजर्डस हो सकता है, या फिर जो प्रोडक्ट्स रेडी हो रहा है या फिर प्रोडक्ट्स तैयार हो रहा है वो भी हैजर्डस हो सकता है। या फिर जो कंडीशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो प्रेशर हो, दैट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, राइट। तो आखिर में ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या हुआ कि ऐसा कुछ केमिकल प्रोसेस डिजाइन करना है, या फिर कोई केमिकल प्रोसेस हम लोग रिडिजाइन भी कर सकते हैं, मतलब पहले से कोई केमिकल प्रोसेस हो उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर रिडिजाइन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में हम लोग ये जो हैजर्डस सब्सटेंसेस है उसका यूसेज कम कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। अगर यूसेज कम हो गया तो अच्छा है, और अगर यूसेज पूरा बंद हो गया तो दैट इज वेरी गुड। आखिर में ग्रीन केमिस्ट्री का गोल यही है, और इसी को ही हम लोग बोल रहे हैं सस्टेनेबल अप्रोच, दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, मतलब है कि हम लोगों को डेवलप करना ही है, लेकिन वही डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके हम लोग को डेवलप करना है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री का यही अप्रोच को अप्लाई करके हम लोग पॉल्यूशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को भी रोक सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा बहुत सारा रिएक्टेंट्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत सारा ऐसा सब्सटेंसेस है जो टॉक्सिक होता है, इन नेचर वो टॉक्सिक होता है।
और अगर इन नेचर टॉक्सिक हुआ तो ना कि ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस है, दैट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, राइट। एनवायरमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट। सो फॉर दैट रीजन ग्रीन केमिस्ट्री का जो मेन मोटिव ही है ना कि वही सब्सटेंस को बिना यूज करके या फिर उसको एलिमिनेट करके दूसरा कोई सब्सटेंस को यूज करके अगर हम लोग डिजायर प्रोडक्ट को बना पाए, दैट इज द मेन एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और यू कैन से दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अभी देख लेते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। ये देखने से पहले या फिर ये देखने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है। देखो ऐसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस या फिर नॉर्मल केमिकल प्रोसेस जो डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, उसमें से होता क्या है कि बहुत सारा हैजर्डस केमिकल्स एक्चुअली एयर में या फिर लैंड में या फिर वाटर में हम लोग रिलीज कर देते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो सकता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो सकता है, और मेनी अदर सेक्टर्स हो सकता है जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस के बाद जो भी हैजर्डस सब्सटेंस जनरेट हो रहा है वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है इन एयर, लैंड एंड वाटर, और उसमें से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। और उसके साथ ऐसे बहुत सारा रिएक्शंस इंडस्ट्री में किया जाता है जिसमें बहुत सारा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, तो एनर्जी डिमांड भी बहुत ज्यादा होता है जिससे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और भी ज्यादा हो रहा है। तो आखिर में एक्चुअली यही पॉल्यूशन को तो रोकना है। ग्रीन केमिस्ट्री का मेन मोटिव ही तो यही है ना कि ये पॉल्यूशन को रोकना है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोल रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोगों को डेवलप तो करना ही है, इंडस्ट्री चलाना है, डेवलप करना है, मगर एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लाना है। एनवायरनमेंट को साथ में लेके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके हम लोग को डेवलप करना है। तो दैट इज द मेन मोटिव, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ग्रीन केमिस्ट्री का जो फर्स्ट ये रोल है और फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि जो केमिकल प्रोसेस है उसमें जो वेस्टेज जनरेट हो रहा है, सपोज एक रिएक्शन है जिसमें से ए टू बी कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट ऐसा रिएक्शन बहुत कम होता है जिसमें कि प्रोडक्ट कन्वर्सन 100% है। उसमें नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल केमिकल प्रोसेस में बहुत सारा बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होता है, और ये बाई प्रोडक्ट जनरेट हुआ ही मतलब क्या, वेस्टेज जनरेट हो गया, क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स तो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज वेस्टेज। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा कोई केमिकल प्रोसेस हम लोग डिजाइन किए जिसमें बाई प्रोडक्ट कम हो, मतलब कि वेस्टेज जनरेशन कम हो जाएगा या फिर वेस्टेज को हमको रिड्यूस कर सकता है। ऐसा बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस है जिसमें से कि बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस का एमिशन होता है, या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हम लोग एज सॉल्वेंट यूज करते हैं, उसमें से भी बहुत सारा ऐसे एमिशन होता है जिसमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहे हैं, तो उसको भी रोकना चाहिए। या फिर जो एनर्जी यूसेज है जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, उसको भी कम करना चाहिए। तो आखिर में ये तीनों कम करने से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सकता है। दैट्स व्हाई ग्रीन केमिस्ट्री हैज द इंपॉर्टेंस। सेकेंड है कि ह्यूमन हेल्थ, इसमें ना कि हम लोग सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में भी बोलना चाहिए, या फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि आखिर में ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें एक्चुअली बहुत सारा ऐसे हैजर्डस सब्सटेंसेस जनरेट हो सकता है, अगर वो नहीं हुआ तो ना कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा हो, बल्कि ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा एंड पूरा इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए वो अच्छा है। एंड थर्ड वन इज द रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है कि अल्टीमेटली हम लोग इसमें जो केमिकल कन्वर्शन कर रहे हैं, अगर दैट्स ए टू बी कन्वर्शन, अगर ए पूरा 100% बी में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज द एफिशिएंसी इज 100%। तो रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए, दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस। जो हम लोग एक्चुअली फीडस्टॉक यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी अ रिन्यूएबल फीडस्टॉक। अगर वो रिन्यूएबल फीडस्टॉक हुआ तो मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल्स है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं,
क्यों उससे हम लोगों का क्या होगा, रिसोर्स कंजर्वेशन होगा। 100% अगर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो सकता है तो उसमें रिसोर्स कंजर्वेशन भी होगा। और अगर ये ग्रीन केमिस्ट्री का अप्रोच हम लोग अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों को मिलेगा क्या, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस जो हैजर्डस हो उसका एक्सपोजर कम हो जाएगा। और एक्सपोजर अगर कम हो जाएगा जिससे कि हम लोग का एयर, लैंड या फिर वाटर पॉल्यूशन भी कम हो सकता है, राइट। वी कैन गेट क्लीनर वाटर, क्लीनर एयर, और यू कैन से दैट वी कैन गेट सेफर फूड ऑल्सो, सेफर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, राइट। जिससे कि पूरा इकोसिस्टम सही रहेगा, पूरा इकोसिस्टम में बैलेंस भी रहेगा। एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली ग्रीन केमिस्ट्री गॉट द इम्पोर्टेंस। ग्रीन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि ना ही ये सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्शन भी उतना ज्यादा होगा क्योंकि रिसाइकल मटेरियल्स हो रहा है। सो नाउ व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का मेन गोल क्या है? फर्स्ट वन है पॉल्यूशन प्रिवेंशन, क्योंकि जितना हैजर्डस सब्सटेंसेस जनरेट होगा उतना एनवायरमेंटल पॉल्यूट होगा, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, जो हैजर्डस सब्सटेंसेस है उसका यूसेज कम करना है या फिर उसका यूसेज एलिमिनेट करना है। अगर ऐसा हो सकता है थ्रू केमिकल रिडिजाइन और बोल सकते हो कि थ्रू केमिकल प्रोसेस मॉडिफिकेशन, तो यही ग्रीन केमिस्ट्री का मेन मोटिव है। और इससे क्या होगा, पॉल्यूशन प्रिवेंशन हो सकता है, एनवायरमेंटल सेफ होगा, एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट कम आएगा। सेकेंड वन इज द एटॉमिक इकोनॉमी। एटॉमिक इकोनॉमी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल द मटेरियल्स। मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग बोल रहे थे ए टू बी अगर कन्वर्शन हुआ, उससे सॉरी ए प्लस बी का कन्वर्शन अगर सी में हुआ, मतलब क्या है कि ए और बी रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में सी प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ए बी रिएक्ट करने के बाद ओनली सी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई बाई प्रोडक्ट या फिर वेस्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, दैट इज वेरी गुड, दैट वुड बी 100% एटॉम इकोनॉमी। अगर बाई प्रोडक्ट उसमें जनरेट हो गया तो उसमें क्या होगा, वेस्टेज जनरेट होगा, और वेस्टेज जनरेट होगा तो एटॉम इकोनॉमी रिएक्शन नहीं होगा, दैट इज नॉट एटॉम इकोनॉमिकल रिएक्शन। तो उसमें क्या होगा, जो मटेरियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज अनडिजायर्ड ओनली, तो उसमें वेस्टेज जनरेट हो जाएगा क्योंकि वो हमें चाहिए ही नहीं। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर हम लोग अगर ओनली फॉर्म कर सकते हैं, दैट वुड बी एटॉमिक इकोनॉमिकल रिएक्शन, और वही एक्चुअली हम लोगों को चाहिए, दैट इज द गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। एंड लास्ट वन इज द एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है जो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, हाई टेम्परेचर रिएक्शंस हो सकता है, हाई प्रेशर रिएक्शंस हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो ग्रीन केमिस्ट्री बोल रहे हैं उसमें क्या है, जो ये एनर्जी डिमांड है, जो ड्रास्टिक कंडीशन है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्ट कंडीशन है, उसको कंट्रोल करना है। उसको कैसे कंट्रोल करें कि एनर्जी डिमांड को कंट्रोल कम करना है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारा है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं, या फिर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें एनर्जी एफिशिएंट रिएक्शंस हो जाएगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री का एक्चुअली अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है, कि अल्टीमेटली बेटर सेफर केमिकल्स एक्चुअली हम लोग को यूज करना चाहिए। जो हम लोग एक केमिकल प्रोसेस जब हम लोग बना रहे हैं या फिर रिडिजाइन कर रहे हैं, उसमें से हम लोग बेटर और सेफर केमिकल्स यूज करेंगे, जिसमें कि अल्टीमेटली हम लोगों का जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वही हम लोगों को मिले, ना कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स या फिर वेस्टेज जनरेट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ क्या है, जो हम लोग प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट एक्चुअली रेडी हो रहा है उसके साथ कोई टॉक्सिसिटी ना हो, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जनरेट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों का जो एम है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, एंड ओवरऑल इकोसिस्टम भी ठीक हो। अभी देख लेते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री हम लोग जो ये बोल रहे हैं ना, तो इसमें से क्या क्या मेथड एक्चुअली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो है कि ऑल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स, जो सॉल्वेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो मेनली क्या होता है, वीओसी, दैट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें क्या हो रहा है कि जब भी कोई रिएक्शंस हो रहा है दैट कैन बी एज दीज आर वोलेटाइल, वो क्या हो रहा है, एयर के साथ एक्चुअली मिक्स हो रहा है और अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है।
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसमें ऐसा कोई सॉल्वेंट यूज करना चाहिए ना कि वो एनवायरमेंटली सेफ हो, बल्कि वो वोलेटाइल ना हो। तो इसके लिए हम लोग को कॉशियसली कुछ सॉल्वेंट यूज करना चाहिए जिसमें कोई टॉक्सिसिटी ना हो, जिसमें कोई हैजर्डसनेस ना हो, बल्कि वो रिन्यूएबल भी हो या फिर बायोडिग्रेडेबल हो। तो सॉल्वेंट चॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ग्रीन केमिस्ट्री, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री का जो मेथोडोलॉजीज है उसमें से ऑल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स या फिर सॉल्वेंट्स को बदलना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्वेंट्स जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल के बेंजीन या फिर टोलुइन, ये सब क्या कार्सिनोजेनिक भी है, मतलब क्या है, टॉक्सिक है, हैजर्डस है। तो इसको भी रिप्लेस करना चाहिए। या फिर कुछ कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वो वोलेटाइल है। जब भी रिएक्शंस हो रहा है ड्यू टू द वोलेटाइल नेचर वो एयर के साथ मिक्स होगा, तो उसको भी रिप्लेस करना चाहिए। या फिर कुछ कुछ सॉल्वेंट से जो क्लोरीनेटेड है, जो क्लोरीनेटेड होने के कारण वो भी कार्सिनोजेनिक है बल्कि टॉक्सिक है, तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट्स को रिप्लेस करना एक ग्रीन केमिस्ट्री मेथोडोलॉजी है। सेकेंड है कैटलिसिस। कैटलिसिस इसीलिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें एफिशिएंसी बढ़ता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ए प्लस बी से जब सी कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक रिएजेंट्स यूज नहीं करके कैटलिसिस यूज कर सकते हैं। और कैटलिसिस यूज करने से क्या होगा, एनर्जी डिमांड भी कम हो सकता है। जो एनर्जी डिमांड मतलब क्या है, जो ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देन और एक चीज है कि बीइंग सिंथेसिस। बीइंग सिंथेसिस का मतलब क्या है कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शंस या प्रोसेस को हम लोगों को डिजाइन करना चाहिए जिसमें कि सेफर और एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिएजेंट्स और कंडीशंस हम लोग यूज कर रहे हैं। यही तो ग्रीन केमिस्ट्री का मोटिव है। और लास्ट वन दैट इज ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। हम लोग कैटलिसिस यूज करके एनर्जी सोर्स को या फिर एनर्जी डिमांड को बोल सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि लोअर एनर्जी कंज्यूम करके भी रिएक्शन हो पाएगा। बट जो एनर्जी सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट रिन्यूएबल, राइट। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड पावर एनर्जी, ये सब चीज भी हम लोग यूज करते हैं। चलो अभी तो हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, गोल्स क्या है, ये सब के बारे में तो आइडिया हो ही गया है ना। लेकिन अगर इतना ही इजी था तो ग्रीन केमिस्ट्री अभी तक तो अप्लाई हो जाता और हर जगह पे ये अप्लाई कर सकते थे। तो इसका मेन चैलेंजेस या फिर लिमिटेशंस क्या क्या है, देखो। मेन जो चैलेंजेस है ना वो है टेक्निकल बैरियर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। टेक्निकल बैरियर्स क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक सिंथेटिक अप्रोच हो, ए टू बी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जो बल्कि ऑलरेडी पहले से एस्टेब्लिश्ड है, तो अगर उसमें हम लोगों को रिडिजाइन करना है, पहले तो कि जो रिएक्टेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वो कैसा टॉक्सिसिटी दिखाता है, वो हैजर्डस है कि नहीं, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो टॉक्सिक है कि नहीं, वो हैजर्डस है कि नहीं, जो पाथवे में रिएक्शन हो रहा है उसमें कैसा कैसा इंटरमीडिएट स्टेप है, कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कैसे मैकेनिस्टिक पाथवे है, ये सबके बारे में हम लोगों को जानकारी चाहिए। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा तो हम लोग न्यू अप्रोच न्यू डिजाइन हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली ये चैलेंजिंग है। हम लोगों के पास अभी तक इतना डेटा भी अवेलेबल नहीं है और R&D इन्वेस्टमेंट भी इतना ज्यादा नहीं है। तो ये टेक्निकल बैरियर्स एक्चुअली हम लोगों के पास है। सेकेंड क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब क्या है कि जब भी कोई नया चीज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो इनिशियल जो सेटअप होगा उसका खर्चा काफी ज्यादा है। हाँ, लॉन्ग टर्म में दैट विल बी प्रॉफिटेबल इनफ, बट फर्स्ट टाइम जो सेटअप हो रहा है ना तो उसमें तो ज्यादा खर्चा होगा ही, क्योंकि अगर कुछ भी ग्रीनर आप करने के लिए जाओगे जो इनिशियल इंस्टॉलेशन खर्चा है वो ज्यादा ही होगा, और दैट कैन बी अनदर बैरियर ऑल्सो। एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेगुलेटरी हर्डल्स। रेगुलेटरी हर्डल्स क्यों है, बिकॉज जब आप कोई रेगुलेटरी परमिशन या फिर रेगुलेशन से कुछ परमिशन के लिए अप्लाई करोगे, पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा रिएक्शंस है जिसमें कि ऐसा कोई हैजर्डस प्रोडक्ट्स नहीं हो रहा है, ये एनवायरमेंटली सेफ है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। बट कैसे दिखाओगे, बिकॉज ग्रीन केमिस्ट्री का ये जो इम्पैक्ट है ना दैट इज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और ऑलरेडी एक रेगुलेटरी
एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस है जिसमें से कि पहले का रिएक्शंस हो रहा है, उसको चेंज करके नया रेगुलेटरी परमिशन लेना दैट कैन बी अ बिट डिफिकल्ट, एंड उसमें कुछ खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री जो हम लोग ये केमिकल प्रोसेस जो चेंज करेंगे या फिर रिडिजाइन करेंगे, उसके लिए जो नया रेगुलेटरी परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें आपको क्या प्रॉमिसिंग वे में समझाना पड़ेगा परमिशन के लिए कि ऐसा ऐसा रिएक्शन है और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट होगा दैट कैन बी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जो आप शॉर्ट टर्म में इसको समझा नहीं पाओगे। तो रेगुलेटरी परमिशन के लिए भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। चलो अभी तो हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, गोल्स क्या है, ये सब के बारे में तो आइडिया हो ही गया है ना। लेकिन अगर इतना ही इजी था तो ग्रीन केमिस्ट्री अभी तक तो अप्लाई हो जाता और हर जगह पे ये अप्लाई कर सकते थे। तो इसका मेन चैलेंजेस या फिर लिमिटेशंस क्या क्या है? देखो, मेन जो चैलेंजेस है ना वो है टेक्निकल बैरियर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। टेक्निकल बैरियर्स क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिंथेटिक अप्रोच हो, ए टू बी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जो बल्कि ऑलरेडी पहले से एस्टेब्लिश्ड है, तो अगर उसमें हम लोगों को रिडिजाइन करना है, पहले तो कि जो रिएक्टेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वो कैसा टॉक्सिसिटी दिखाता है, वो हैजर्डस है कि नहीं, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो टॉक्सिक है कि नहीं, वो हैजर्डस है कि नहीं, जो पाथवे में रिएक्शन हो रहा है उसमें कैसा कैसा इंटरमीडिएट स्टेप है, कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कैसे मैकेनिस्टिक पाथवे है, ये सबके बारे में हम लोगों को जानकारी चाहिए। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा तो हम लोग न्यू अप्रोच, न्यू डिजाइन हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली ये चैलेंजिंग है। हम लोगों के पास अभी तक इतना डेटा भी अवेलेबल नहीं है और R&D इन्वेस्टमेंट भी इतना ज्यादा नहीं है। तो ये टेक्निकल बैरियर्स एक्चुअली हम लोगों के पास है। सेकेंड क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब क्या है कि जब भी कोई नया चीज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो इनिशियल जो सेटअप होगा उसका खर्चा काफी ज्यादा है। हाँ, लॉन्ग टर्म में दैट विल बी प्रॉफिटेबल इनफ, बट फर्स्ट टाइम जो सेटअप हो रहा है ना, तो उसमें तो ज्यादा खर्चा होगा ही, क्योंकि अगर कुछ भी ग्रीनर आप करने के लिए जाओगे जो इनिशियल इंस्टॉलेशन खर्चा है वो ज्यादा ही होगा, और दैट कैन बी अनदर बैरियर ऑल्सो। एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेगुलेटरी हर्डल्स। रेगुलेटरी हर्डल्स क्यों है? बिकॉज जब आप कोई रेगुलेटरी परमिशन या फिर रेगुलेशन से कुछ परमिशन के लिए अप्लाई करोगे, पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा रिएक्शंस है जिसमें कि ऐसा कोई हैजर्डस प्रोडक्ट्स नहीं हो रहा है, ये एनवायरमेंटली सेफ है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। बट कैसे दिखाओगे? बिकॉज ग्रीन केमिस्ट्री का ये जो इम्पैक्ट है ना, दैट इज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और ऑलरेडी एक रेगुलेटरी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस है जिसमें से कि पहले का रिएक्शंस हो रहा है, उसको चेंज करके नया रेगुलेटरी परमिशन लेना दैट कैन बी अ बिट डिफिकल्ट, एंड उसमें कुछ खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री जो हम लोग ये केमिकल प्रोसेस जो चेंज करेंगे या फिर रिडिजाइन करेंगे, उसके लिए जो नया रेगुलेटरी परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें आपको क्या प्रॉमिसिंग वे में समझाना पड़ेगा परमिशन के लिए कि ऐसा ऐसा रिएक्शन है और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट होगा दैट कैन बी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जो आप शॉर्ट टर्म में इसको समझा नहीं पाओगे। तो रेगुलेटरी परमिशन के लिए भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और अगर ये ग्रीन केमिस्ट्री का अप्रोच हम लोग अपना लिए ना, तो क्या क्या मिलेगा? देखो, फर्स्ट वन इज द वेस्ट रिडक्शन। इसमें वेस्टेज मतलब ऐसा नहीं कि कचरा है, वेस्टेज का मतलब है बाई प्रोडक्ट्स, क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स तो हम लोग का डिजायर प्रोडक्ट है ही नहीं। तो बाई प्रोडक्ट्स अगर हम लोग कम जनरेट करेंगे तो उसमें से क्या होगा कि अल्टीमेटली जो रिएक्शन एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा, और जो वेस्टेज अगर जनरेट नहीं होगा तो उसमें उसको फिर क्लियरेंस का भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पॉल्यूशन अगर जनरेट होगा ही नहीं तो उसको फिर हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री का जो मेन पार्ट ही है दैट इज प्रिवेंशन इज ग्रेटर देन क्योर। हम लोग तो प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योर का तो बात तभी आएगा ना कि अगर पॉल्यूशन जनरेट होगा। इसमें से हम लोग क्या चाह रहे हैं कि वेस्टेज जनरेट ही ना हो या फिर वेस्टेज रिड्यूस करना हो।
तो उसमें से क्या होगा कि हैजर्डसनेस भी कम हो जाएगा। सेकेंड वन इज द एनर्जी सेविंग्स। जितना भी ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, चाहे तो वो रिएक्शन को थ्रू कैटलिस्ट हम लोग कर सकते हैं, या फिर ऑल ओवर वो रिएक्शन को चाहे तो हम लोग नया रिडिजाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से भी हम लोग रिएक्शन को कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एनर्जी सेविंग्स, दैट इज द अनदर बेनिफिट। थर्ड वन इज द कॉस्ट सेविंग्स। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि इनिशियल सेटअप कैन बी अ बिट कॉस्टली, क्योंकि इनिशियल इंस्टॉलेशन हल्का सा कॉस्टली हो सकता है या फिर कॉस्टली साबित हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दैट विल बी प्रॉफिटेबल इन नेचर। सो कॉस्ट सेविंग्स विल बी अनदर बेनिफिट। एंड लास्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। अल्टीमेटली हम लोग को तो डेवलप करना ही है, क्योंकि डेवलपमेंट के बिना तो होगा ही नहीं कुछ। तो डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी लेके जाना है साथ में। मतलब क्या, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। देखो, अगर ग्रीन केमिस्ट्री के फ्यूचर के बारे में हम लोगों को बात करना है, तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि ना कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोगों को देखना चाहिए, और ना कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ओनली अर्थ क्लाइमेट को देखना है, या फिर ओनली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और डेवलपमेंट को पूरा छोड़ ही दे। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे ही एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। डेवलपमेंट करके एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग नहीं ला सकते, या फिर एनवायरनमेंट को ओनली प्रोटेक्ट करके डेवलपमेंट को रोक भी नहीं सकते हैं। तो इसी को ही हम लोग बोल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि इकोनॉमिक क्लाइमेट को भी रोकना है और उसके साथ अर्थ क्लाइमेट को भी रोकना है, और दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ना है। दैट इज नेम्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री को तो बढ़ाना है, डेवलप तो हम लोगों को करना ही है, और उसके साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को साथ में लेके जाना है, नेगेटिव इंपैक्ट को कम करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर क्लास अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हम लोग ट्राई करेंगे डायरेक्टली आंसर देने के लिए। और अगला क्लास रहेगा ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो कि 12 प्रिंसिपल्स है, और हर प्रिंसिपल्स के ऊपर अलग अलग क्लास रहेगा। हम लोग हर एक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन करेंगे, और हर एक क्लास का लिंक एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।